हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस चैनल पर क्या किया करते हैं, स्वागत किया करते हैं। और आज देखिए जो ये हम अभी आपको भैया 10th की केमिस्ट्री का थर्ड लेसन जो है, जिसका नाम है आपके यहाँ धातु एवं आधातु, मेटल्स और क्या है आपका नॉन मेटल है। इसी का क्या करने जा रहे हैं, आपको अगला लेक्चर बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको अयस्क के सांद्रण की विधियां मैंने शुरू किया था। तो अयस्क के सांद्रण की जो सबसे पहली विधि हुआ करती है उसको निस्तापन कहते हैं। निस्तापन में मैंने एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, पहले तो निष्कर्षण आपको बताया, फिर निस्तापन बताया। निस्तापन में एकदम यही सीधा याद रखना था कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए क्या किया जाता है, उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म किया जाता है और उसमें खास तौर से ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। और निस्तापन की क्रिया के बाद जो होता है, अयस्क में उपस्थित जैसे नमी होती है और गैसीय शुद्धि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यही दूर हुआ करती थी आफ्टर कैल्सिलेशन, जो हुआ करती थी निस्तापन की क्रिया। और आज हम उसी के अब जस्ट आगे आपको बता रहे हैं। अगली जो प्रक्रिया है, आज हम आपको बताएंगे भर्जन। भर्जन या इसको इंग्लिश में कहा किया करते हैं रोस्टिंग। इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आप लोग क्या किया करिए, जानते रहा किया करिए, तो आपके लिए बढ़िया सा होगा। भर्जन को और निस्तापन में मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि भर्जन में भी और निस्तापन में दोनों में भी अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है, लेकिन बस अंतर यही है कि भर्जन की क्रिया में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और निस्तापन की क्रिया में वायु की क्या होता था, अनुपस्थिति में होता है। तो अगर आपसे कोई भर्जन की क्रिया का डिफिनेशन पूछे तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, पकड़िएगा, जान दीजिएगा, लाइन वही पुरानी वाली जो एकदम उसमें पुरानी थी। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, निस्भर्जन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को कहने का मतलब कि वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहा किया करते हैं, निस्तापन किया, भर्जन कहा करते हैं। और भर्जन की क्रिया में खास तौर से आपको जो मैं बता रहा हूं, सल्फाइड अयस्क लिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भर्जन की क्रिया में कौन सा अयस्क लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा अयस्क, सल्फाइड अयस्क भर्जन की क्रिया में लिए जाते हैं। अब सल्फाइड कौन कौन होते हैं आपको मालूम है, जब मैंने अयस्क का पूरा एक टेबल बना के दिया है तो वहां पे आपने उसको बना रखा है। तो ये सल्फाइड अयस्क लिए जाते हैं। और अब आप ये बताओ, जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो यही जो सल्फाइड है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। पूरी बात एकदम सीधा सीधा निचोड़ बता दे रहा हूं। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करने की क्रिया ही भर्जन कहलाती है, रोस्टिंग कहलाती है। और इतना अधिक टेम्परेचर देने के लिए इसको परावर्तनी भट्ठी होती है। अभी भट्टियां क्या होती है, वैसे तो आपके यहाँ ज्यादा है नहीं तो जब इतना अधिक ताप देना होता है तो इतनी अधिक ताप देने के लिए इसमें भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो परावर्तनी भट्ठी में प्रक्रिया हुआ करती है भर्जन की क्रिया, ये भी जान लीजिएगा। और भर्जन की क्रिया का मतलब जो होता है, सल्फाइड गैस देता है और इसमें गैसीय शुद्धियों के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम साधा सीधा सीधा इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं। सांद्रित कंसंट्रेट, सांद्रित अयस्क, भाई जो पहले सांद्रण करते हैं ना, पहले सांद्रण तब निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति, ये अंडरलाइन करने लायक चीज है, वायु की उपस्थिति में उसके कहां, गलनांक के नीचे, वहां भी गलनांक के नीचे होता है, 100 है, उसे कम करोगे तभी तो नहीं पिघलेगा। गलनांक के नीचे ताप तक
या गलनांक के नीचे ताप पर बिना पिघलाए, क्या किए हुए, बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करके बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहा किया करते हैं, बताइए जल्दी से, क्रिया को ही भर्जन कहते हैं। ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, निस्तापन और भर्जन की जान लीजिएगा। मोटी मोटी बातें, हाँ, वायु की उपस्थिति होती है और गलनांक के नीचे ताप तक, और एक चीज याद रखिएगा, बिना पिघलने ही गर्म किया जाता है। और अगली चीज, इस क्रिया में, भर्जन की क्रिया में ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया में मुख्यतः कौन से अयस्क लिए जाते हैं जानते हो, सल्फाइड अयस्क। कौन से अयस्क, सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क में जैसे पीबीएस, पीबीएस किसका फार्मूला होता है, गैलेना का, और ये लेड का प्रमुख अयस्क है। जेडएनएस, जिंक सल्फाइड, ये जिंक का प्रमुख अयस्क है। कॉपर पायराइड, CuFeS2, ये कॉपर का प्रमुख अयस्क है। इस क्रिया में मुख्यतः सल्फाइड अयस्क, जैसे लेड का गैलेना हो गया, जिंक का जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर पायराइड का निष्कर्षण किया जाता है। यह चीज याद रखिएगा। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। और इस क्रिया में क्या हुआ करता है, मुख्यतः सल्फाइड अयस्क, पीबीएस, जेडएनएस, CuFeS2 का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा। आपको एकदम देहाती अगर मैं उदाहरण बता दूं निस्ताप भर्जन की क्रिया का, तो आप लोग कभी, जैसे आप लोग विभिन्न प्रकार के, जैसे मटर होता है, चना होता है, जब इसको आपको भुनाना होता है तो आप लेके जाते हैं। भर्जन माने तो जानता हूं भूनना, भर्जन का सीधा अर्थ होता है भूनना, बस। आप लेकर के जब जाते हो तो जब उसको उसमें गर्म किया जाता है, बालू के बीच में डाला जाता है, तो चाहे वो चावल हो, चाहे वो चना हो, मटर हो, वो आपकी कभी पिघलती नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन आपका होता क्या है कि उसमें जो नमी होती है और जो गैसीय शुद्धियां होती है, देखिए कुछ कुछ चने होते हैं, मटर होती है, फट जाती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, जो गैसीय शुद्धियां होती हैं वो बाहर हो जाती हैं। तो मैं तो एकदम सीधा सीधा उदाहरण जानता हूं, वहां पे वायु की उपस्थिति भी रहती है और बिना पिघलाए क्या किया जाता है, गर्म भी किया जाता रहता है और गैसीय शुद्धियां दूर हो जाती हैं। भर्जन का मैं यही समझता हूं, सीधा सीधा अर्थ बस जान लीजिए। और मैं उदाहरण बताऊं, जैसे सबसे पहली चीज नंबर 1 गैलेना का। गैलेना मतलब क्या होता है, गैलेना का भर्जन। गैलेना जो होता है, जिसका फार्मूला भी मैंने बताया पीबीएस, अगर इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, यही है, देख लीजिए भर्जन का मतलब। अगर इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेड सल्फाइड है ना, तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बना लेगा क्या, PbO और सल्फर डाइऑक्साइड। यही गैस क्या कर लेता है, बना लेता है। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे आपने क्या किया, दो बैलेंस, चलिए अभी बैलेंस कर देते हैं इसको। आप बैलेंस करना तो जानते ही हो, बैलेंस कर लीजिएगा अभी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, गैलेना, समझिए एकदम विधिवत तरीके से, एक नहीं 2-3 उदाहरण बताऊंगा। गैलेना ये वायु है और ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड हो गया। क्या हुआ करता है, इसको लिथोर्ज भी कहते हैं, लेड ऑक्साइड को, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो गई। तो अगर हम इस गैलेना का वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, भर्जन करते हैं और इसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करते हैं, तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी और बन जाएगा क्या, लेड ऑक्साइड। अब आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ एक लेड है, यहाँ पे भी एक लेड है, सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन देखिए,
यहाँ 2 है, एक 3, यहाँ पे 2 है, और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन कहाँ सेट होता है? 6 पे। तो 3 दूना 6। अब आप देखिए, तो 3 दूना 6 हो गया आपका यहाँ पे। तो अब आप 6 कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप ध्यान दीजिए, सल्फर आपका कितना हो गया है? सल्फर देखिए कितना है, इधर भी 1 है, उधर भी 1 है आपका सल्फर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले 2 बढ़ा लीजिए, और इधर भी 2 कर दीजिए, इधर भी 2। मेरे हिसाब से तभी बैलेंस होगा, देख लीजिएगा आप लोग, टाइम उसमें लॉस नहीं करेंगे बैलेंस करने में। 2 लेड यहाँ पे हो गया, 2 सल्फर और 2 सल्फर ऑक्सीजन, देखिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 4 2 कितना हो गया? 6। तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ करता है, इक्वेशन बैलेंस हो गया। गैलेना का अगर क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में भर्जन कर रहे हैं, तो लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बाहर होती है। यही है इसका जो भर्जन की क्रिया का एकदम। चाहे तो अब आप क्या करें, यहीं पे ही केवल एक एग्जाम्पल बता करके क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, लेकिन हम आपको एक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, कम से कम आपको 3 या 4 एग्जाम्पल बताएंगे। तो जो आपको अच्छा लगेगा वही आप कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने गैलेना का भर्जन बता दिया, वैसे ही अब आपको मैं किसका बता सकता हूं, जिंक सल्फाइड का। ये भी सल्फाइड ही है। अगर हम जिंक सल्फाइड का करते हैं तो ये ZnES, ये आपका क्या हो गया, जिंक सल्फाइड। क्या है आपका ये? जिंक सल्फाइड, और प्लस O2 ऑक्सीजन उपस्थिति होगी, और जब इसको आप गर्म करोगे भैया, तो फिर यहां से सल्फर और ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जिंक और ये ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी क्या? जिंक ऑक्साइड। तो कुल मिला के इसी को हम लोग जिंकाइड भी कहते हैं, या इसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? जिंक ऑक्साइड। और ये आपकी कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का नाम और होता है गला घोंटने वाली गैस। अब बैलेंस कीजिएगा, तो आपको तरीका बता दे रहा हूं, यहाँ 23 यहाँ 22, याद रखिएगा इन दोनों इक्वेशन में, यहाँ 23 यहाँ 22। अब आप देखो करो, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, इतनी बार लिखा गया है इक्वेशन कि अपने आप बैलेंस करना याद रहता है। वो तो आपको बताते हैं, देख लीजिएगा चेक करके। 2 जिंक 2 सल्फर 2 सल्फर, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो ये किसका है? जिंक सल्फाइड का। एग्जाम में आपसे आता है, पूछता है भर्जन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको ये परिभाषा पर लिखनी है, सामने अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, और इस क्रिया में मुख्यतः सल्फाइड अयस्क का प्रयुक्त किया जाता है। और जैसे गैलेना का मैंने भर्जन बता दिया, तो गैलेना का अगर भर्जन करते हो तो लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इधर जिंक सल्फाइड का मैंने बता दिया, तो जिंक सल्फाइड देखो वायु की उपस्थिति है, ऐसे ही आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और अब अगला आपको जो अगला है आपके यहाँ, जिसका एक उदाहरण आपको और हम बताने जा रहे हैं, वो है कॉपर पायराइट का भर्जन। किसका है? तीसरा, 18 बताएंगे आपको, कॉपर पायराइट का भर्जन। कॉपर पायराइट का कोई फार्मूला बताइए। कॉपर पायराइट का जो फार्मूला हुआ करता है वो CuFeS2 होता है। कॉपर, ये तीसरा उदाहरण है भैया, कॉपर पायराइट का भर्जन, रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट भी एक क्या है आपका? सल्फाइड एस्क है। तो एक चीज आपको बता रहा हूं, पहले सुनिए। कॉपर पायराइट को अगर पहले ऑक्सीजन के साथ जब इसका भर्जन किया जाता है तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस दूर होती है। लेकिन अभी देखिए क्यूप्रस सल्फाइड कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं? फेरस सल्फाइड। अभी उसमें भी सल्फर है, और फिर उसका ऑक्सीकरण होता है, भर्जन होता है, और फिर उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है, क्यूप्रस सल्फाइड से भी और फेरस सल्फाइड से भी बाहर होती है। तो कॉपर पायराइट का जो भर्जन का इक्वेशन होता है वो कितने स्टेप में जाता है? 3 स्टेप में जाता है। तो उस रिएक्शन को भी ध्यान दीजिए। ये जो आपके सामने मैं लिखा हूं केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इक्वेशन याद करना ही पड़ेगा आपको। रिएक्शन बिना यहाँ पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, जान लीजिए। और अभी केवल आपको बता रहे हैं, इस चीज को समझने का केवल प्रयास कीजिए, बस केवल। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कॉपर पायराइट का फार्मूला होता है
O2। ये देखिए सल्फाइड एस्क है आपका, मैं बार बार इस चीज को इंडिकेट कर रहा हूं, कॉपर पायराइट। अब इस कॉपर पायराइट का जब भर्जन किया जाएगा तो मैंने बताया आपको बनेगा क्या, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, Fe फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यही चीज बनेगा। अब देखिए ये क्या है, इसका नाम है क्यूप्रस सल्फाइड और इसका नाम क्या है, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड, और ये तो आप लोग जानते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो कॉपर पायराइड का अगर भर्जन किया जाएगा तो क्यूप्रस सल्फाइड और क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फाइड। अभी देखिए इसमें से पूर्ण रूप में सल्फर बाहर नहीं हुआ है, अभी यहां देखो भी सल्फर है, यहां पे भी सल्फर है, तो अभी ये फिर से इसका भर्जन होगा। तो इसका जब भर्जन होगा फिर से ध्यान दीजिए, तो यहां सेकंड स्टेप में देखिए, अब की बात पकड़िए Cu2S को, Cu2S और प्लस O2। अब जो ये नीचे वाले रिएक्शन लिखे गए हैं ऐसे ही एकदम ये चल रहा है, देख लीजिए। अब होगा क्या, यहाँ ये बन जाएगा आपका Cu2O और प्लस बाहर हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए अब सल्फर ऑक्सीजन बाहर हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका, क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। और ये कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कीजिए, यहाँ पे ट्वाइस कीजिए, यहाँ पे थ्राइस कीजिए, यहाँ पे ट्वाइस कीजिए और यहाँ पे ट्वाइस कीजिए, एकदम वही वाला रिएक्शन देखिए, 23 22 23 22। अब यहाँ पे भी देखो वही 23 22, देखो बैलेंस होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6, 2 ऑक्सीजन 3 2 ये। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड का भी हो गया भर्जन, और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड के भर्जन के बाद अब ये जो बचा है इसको भी ध्यान दीजिए। तीसरा ये होता है FeS फेरस सल्फाइड। अब ये भी क्या होता है, वायु की उपस्थिति में ये भी जलता है और यहां बनता है FeO और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और जो FeO है ये आपकी क्या है, फेरस सल्फाइड है। क्या है, फेरस सल्फाइड। यहां ट्वाइस कीजिए, यहां पे भी ट्वाइस कीजिए और यहां थ्राइस कीजिए, देखिए इक्वेशन फिर बैलेंस होगा। तो इस तरीके से आपने देख क्या लिया कि सांद्रित अयस्क को वायु की कहां पे, उपस्थिति में बिना पिघलाए उसके गलनांक के नीचे ताप तक गर्म करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। आपने गैलेना का किया तो लेड ऑक्साइड मिला, जिंक सल्फाइड का किया तो जिंक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड मिला, और फिर मैंने ये जो बताया कॉपर पायराइड का भर्जन। कॉपर पायराइड का पहले भर्जन होता है तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है, और फिर ये क्यूप्रस सल्फाइड को, इसमें सल्फर है ना, इसको दूर करना है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए एकदम सब पूरा वही निकल रहा है। और फिर यहाँ फेरस ऑक्साइड, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देख रहे हो कि जब तक पूरी सल्फर डाइऑक्साइड निकल नहीं जाती तब तक इक्वेशन चलता रहता है, जान लीजिएगा। तो ये फेरस सल्फाइड फिर ऑक्सीजन, आप देखिए सब ऑक्साइड में आ गए, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर होती है। तो आप तो यहाँ खुद लिख सकते हो कि भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है, और यह क्रिया मुख्यतः किस भट्ठी में की जाती है, परावर्तनी भट्ठी में की जाती है। तो यहाँ से हमने एकदम डिफिनेशन को कंफर्म करने का पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट प्रयास किया। मजा आ रहा होगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो रिएक्शन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए आप भाग नहीं सकते हो, ये आप जान लीजिए। और बहुत सौभाग्यशाली हो कि जो आपको पढ़ने को मिल रहा है। आप पढ़िए बढ़िया तरीके से और इसको पर डे प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, जो अगला पॉइंट ये है उस पॉइंट को समझिए। भर्जन की क्रिया में कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस
मुक्त होती है। सल्फर भाजन की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगला पॉइंट, भाजन की क्रिया मुख्यतः किसमें होती है? परावर्तनी भट्ठी। अब आपके यहाँ भट्ठियां जो है वो है नहीं कोर्स में, नहीं आपको ये सब बताते, इंटर में मिलेगा पढ़ने के लिए, वहां पर सारी भट्टियों के बारे में बताया गया है। मुख्यतः परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। भाजन की क्रिया में मुख्यतः परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा आपके लिए सारांश रहा। अब आपको जो हम कहें अगर होमवर्क के रूप में दे दें तब भी आप उसको कर सकते हो घर पे भी, और अगर हम आपको क्या करें बता दें तो आपके लिए जान लीजिए तो एकदम गोल्डन चांस है यहाँ पे। तो हम उसको बता करके ही छोड़ते हैं क्योंकि आप अभी बहुत उतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं नहीं। जैसे एग्जाम में आता है भैया भर्जन, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखिए, तो आपको जब मैंने जैसे धातु और अधातु पूरा पढ़ा दिया तो उसके बाद धातु और अधातु में अंतर बताया आपको, तो जब आप कोई टॉपिक एकदम से क्लियर कर लिया करते हो एक बार, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, उसका डिफरेंस भी पढ़ सकते हो। तो जितनी भी चीजें हमने बताया उसी को कंपैरिजन करते हुए आप बढ़िया तरीके से दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे बहुत खूबसूरत प्यारी सी हेडिंग जिसका नाम होगा निस्तापन एवं भर्जन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। निस्तापन और भर्जन की क्रिया में अंतर तो आपको तो मालूम ही है, आप पढ़ाए हो, तो इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जो बच्चे अगर लेक्चर को एकदम विधिवत तरीके से देख रहे हैं, और एक बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं, आप लेक्चर को सीरियल वाइज देखने का प्रयास कीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। स्टेप वाइज आप कूद कूद करके देखोगे तो ज्यादा आएगा नहीं, आपको जान लीजिएगा। तो ये भर्जन, इसको इंग्लिश में रोस्टिंग, और इसको कहा किया करते हैं कैल्सिनेशन। मेरी सी और आई एक समान होता है, कैल्सिनेशन, ये चीज ध्यान दीजिए। तो ये हो गया निस्तापन और ये हो गया भर्जन। तैयार रहिए दोनों तरफ विधिवत तरीके से डिफरेंस लिखने के लिए। तो अब आप जब डिफरेंस लिखते हो तो डिफरेंस लिखते समय दोनों तरफ पहले आप क्या करो, परिभाषा लिखो। नंबर 1, इसमें अयस्क को, जो मेन अंतर है जान लीजिए, वायु की, बताओ भैया, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो बेसिक अंतर है, वायु की कैसे अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। बेसिक डिफरेंस दे रहा हूं, सिमिलरिटीज तो है ही जो है। और इसमें जो पहला डिफरेंस होगा, इसमें अयस्क को वायु की क्या किया जाता है, उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दोनों डिफरेंस, इसमें जो अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें वायु की उपस्थिति में। दूसरा डिफरेंस बेसिक, इसमें जो हुआ करता है मुख्यतः ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क लिए जाते हैं। इसमें कौन से अयस्क, इसमें मुख्यतः ऑक्साइड, अंडरलाइन टर्म है ये जो चीजें बताया हूं वही निकाल ले रहा हूं बस। जैसे हंस नहीं होता है, आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, सारस, हंस,
दूध में से पानी, दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो वैसे ही आप भी हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पकड़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें मुख्यतः ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क लिया जाता है। और इसमें मुख्यतः बताइए हमें, इसमें मुख्यतः ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क लिया जाता है। और इसमें मुख्यतः कौन सा बताओ? सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त किया जाता है या लिया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। तीसरा डिफरेंस, एकदम जो बताया हूं वही बातें निकाल के रख रहा हूं। तीसरा डिफरेंस क्या है? इसमें नमी, खासतौर से नमी एवं कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय अशुद्धियां दूर होती हैं। ये हो गया। और इसमें तो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस अशुद्धियों के रूप में दूर होती है। अब लास्ट में एक एग्जाम्पल, जैसे Al2O3 इंटू 2H2O, ये आपका बॉक्साइड है, इसको वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो Al2O3 और प्लस यहाँ क्या बाहर हो गया? 2H2। ये आपका एक निस्तापन का क्या है? इक्वेशन है। और भर्जन का आप एक एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल है, ये लिख दीजिएगा ऐसे एग्जाम्पल्स। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। अब यहाँ पे जब करोगे एक एग्जाम्पल इधर ले लीजिए, जैसे 2PbS गैस लेना है ना, ये 3O2 क्या बनेगा? 2PbO और प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो ये आपका क्या है? भर्जन और निस्तापन और भर्जन में क्या है? अंतर है। तो आज आपको हमने एकदम क्लियर कर दिया यहाँ पे कि सांद्रण क्या हो, निस्तापन क्या होता है और आपका क्या होता है? भर्जन होता है। जो बच्चे को लेक्चर को मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि आप कम से कम लेक्चर्स को आराम से बैठ करके 2 बार इसको विधिवत तरीके से सुना करें और उसके बाद नोट्स बनाएं। और नोट्स अगर आप पर डे बनाते रहते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट होता है पढ़ने में वो बना रहता है। और अगर आप बीच में गैप कर देते हैं तो फिर जान लीजिए इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है और आप हमसे अगर पीछे हो जाएंगे तो फिर मामला आपके लिए ही दिक्कत में आएगा। इसलिए हमारे साथ रहें, अच्छा तरीके से लगे रहें और विश्वास रखें। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और उसके साथ साथ पढ़ाई करते रहें। और इसी सब के लिए आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।